अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पार्ट 2 करने लगे हैं अपने लेक्चर 2 का वीक 7 के। और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज़ अबाउट एनालिसिस। ये चैप्टर का नाम नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसमें हम करेंगे क्या। चैप्टर 5 वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ एनालिसिस या डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स ऑफ एलटीआई सिस्टम्स। अच्छा, अब अगर आप देखोगे पहले 2 चैप्टर से हम लोगों ने थोड़ा सिग्नल्स के बारे में समझा था, फिर सिस्टम्स को भी खैर हम लोगों ने देखा, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइम डोमेन के लिहाज से थी। फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में एक टेक्नीक पढ़ी ज़ी ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम लोगों ने एक मुख्तलिफ तरीके से एलटीआई सिस्टम्स की आउटपुट को निकालना सीखा। जो ज़ी ट्रांसफॉर्म का मेथड था। फिर चैप्टर 4 जो कि अभी हम लोगों ने ख़त्म किया, उसमें हम लोगों ने सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना सीखा। तो वो जो सारे का सारा चैप्टर था दैट वाज़ अबाउट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ टाइम डोमेन सिग्नल। और फिर आप लोगों ने ये देखा था कि उसमें हम लोगों ने किस तरह से मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट या इवन और ऑड होना कि सिग्नल में टाइम डोमेन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरह की आएँगी, और इस तरह की सारी चीज़ें सिग्नल को मतलब एनालाइज़ करना सीखा था। अच्छा, अभी हम जब एनालिसिस करेंगे एलटीएस सिस्टम का, तो उसका मतलब ये होगा कि हम ये जानना चाहेंगे कि हमें टाइम डोमेन में तो अगर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल टाइम डोमेन में सिर्फ सिस्टम की इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एच ऑफ एन अवेलेबल हो। तो हमें ये पता चल जाता है या ये इन्फॉर्मेशन होती है कि सिग्नल अगर हम फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल दें तो हमारे पास आउटपुट कैसी आएगी, ठीक है? मतलब ऑफ कोर्स अगर एच ऑफ एन में फिनिट इम्पल्सेस हैं या फिनिट सैंपल्स हैं, तो एक फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स आउटपुट पे देगा। लेकिन अगर एच ऑफ एन इनफिनिट ड्यूरेशन का है, तो हमें फिनिट इनपुट देने से इनफिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स ही आउटपुट पे मिलेंगे, ठीक है? तो फिर डिकेइंग रिस्पॉन्स है या मतलब इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स की अवेलेबिलिटी से पता चल जाती है, लेकिन उसमें हमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? सिस्टम की स्टेबिलिटी का या कॉज़ैलिटी वगैरह का भी पता चल जाता है। अच्छा, लेकिन अगर हमें सिस्टम को थोड़ा-सा मतलब फोर्थ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एनालाइज़ करना हो, मसलन कि कौन-सी फ्रीक्वेंसीज़ अगर हम इनपुट पे देंगे तो आउटपुट में वो किस तरह से अपीयर होंगी। आया वो एटेन्युएट होंगी या एम्प्लीफाई होंगी, वो हमें एच ऑफ एन को देखकर नहीं पता चल सकता। उसके लिए बहरहाल हमें सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम रिप्रेज़ेंट करते हैं इस वेरिएबल से, या उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, इसे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। और जिस तरह से एक इम्पल्स रिस्पॉन्स टाइम डोमेन में कंप्लीटली कैरेक्टराइज करता है किसी भी सिस्टम को, इस तरह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कंप्लीटली कैरेक्टराइज करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी भी सिस्टम को, ठीक है? और एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम्स ये है कि अब हम थोड़ा-सा ये देखेंगे कि सिस्टम्स किस तरह से बनते हैं, कौन-सी चीज़ उन्हें किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, किस तरह के इनपुट्स हम देंगे इनपुट पे तो वो आउटपुट पे किस तरह से अपीयर होंगी। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में देखनी है। अच्छा, और एक और छोटी-सी चीज़ कि इम्पल्स रिस्पॉन्स को मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इसको रिलेट करने से पहले एक और चीज़ जो है वो ये कि अगर हम किसी भी सिस्टम की इम्पल्स रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो, और सॉरी यहाँ पर हमें एक्स ऑफ एन देना चाहिए, और एक्स ऑफ एन को इनपुट पे दें, तो वी नो कि आउटपुट जो हमारे पास अवेलेबल होगी दैट वुड बी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन, कंसिडरिंग के जीरो स्टेट सिस्टम है और इसी कोई स्टेट्स वगैरह नहीं है। अगर स्टेट्स वगैरह इसकी हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर कॉन्वोल्यूशन से आउटपुट नहीं निकल सकती, फिर हमें डिफरेंस इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिस्टम को देख रहे हैं और अपनी इनपुट को हम तो उसको हम डीटीएफटी कहेंगे इस सिग्नल को। तो हमारे पास जो
आउटपुट आएगी दैट वुड बी गिवन थ्रू दिस इक्वेशन। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा था कि कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज ट्रांसफॉर्म टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस होता है सिग्नल की अवेलेबिलिटी का। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इसमें हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि हम लोगों ने यही इसी चीज़ को बेसिकली जी ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ा था। हम लोगों ने पहले तो जब जी ट्रांसफॉर्म की मोटिवेशन जानना चाहिए थी कि जी ट्रांसफॉर्म हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हमें ये पता चला था कि अगर हमारे पास इनपुट की एक स्पेशल फॉर्म ये वाली हो, ठीक है, मतलब इनपुट इस तरह का हो, तो हमारे पास जो आउटपुट होती है ना वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। उसको हम इनपुट को सिंपली एच से मल्टीप्लाई कर लें तो हम आउटपुट निकाल लेते हैं। और फिर हम लोगों ने ये अच्छा, अब उसमें दो चीज़ें थी ना, एक पहली बात है कि ये इस इनपुट में क्या ऐसी स्पेशल बात है। वो स्पेशल बात ये है कि ये जो जी रेज़ टू पावर माइनस एन है या जी रेज़ टू पावर एन है, ये बेसिकली एक आइगन फंक्शन है एलटीआई सिस्टम्स के लिए। ठीक है, एक वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारी इनपुट इस तरह की नहीं है तो फिर हम उसको इस तरह का बना लेते हैं थ्रू एक्स ऑफ जी। ठीक है, तो एक्स ऑफ जी को फिर हम जब इनपुट पे देते हैं, एक्स ऑफ जी इज गिवन व्हेन एक्स ऑफ जी इज गिवन एट इनपुट, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है दैट इज डिफाइंड इन दिस वे। ठीक है, यानी कि अगर इनपुट जीरो से माइनस एन होगी तो आउटपुट हम सिंपली एक्स ऑफ एन को एच ऑफ जी से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। लेकिन अगर इनपुट इस फॉर्म में नहीं है और अगर हमें इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके एक्स ऑफ जी पहले बनाना पड़ता है तो फिर आउटपुट को भी हम वाई ऑफ जी कहेंगे। ठीक है, और फिर हमें एक और मजीद स्टेप इसमें इन्वॉल्व होगा जो कि वाई ऑफ जी से वाई ऑफ एन की कन्वर्जन है। तो अगर एक्स ऑफ जी जीरो से माइनस एन की फॉर्म में नहीं है, ए पीरियोडिक सिग्नल है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर एक स्टेप मज़ीद इन्वॉल्व होगा। अच्छा, ये अब हम लोगों ने ना इस चैप्टर के स्टार्ट में जब भी हम इस पार्ट में टॉपिक करने लगे हैं, थोड़ा सा उसमें भी ये हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आइगन फंक्शंस जो होते हैं ना वो जी रेज़ टू पावर एन के अलावा और भी हो सकते हैं। वो एक तो साइनोसॉइडल फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स भी हो सकते हैं। तो जीरो टू पावर एन या माइनस एन के अलावा हमारे पास साइनोसॉइडल फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ना, दीज आर आइगन फंक्शंस फॉर एलटीआई सिस्टम्स। आइगन फंक्शंस का मतलब ये है कि इनपुट पे हम जब देंगे तो आउटपुट पे बिल्कुल उसी तरह अपीयर होंगे, सिर्फ उनके फेज और उनके एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। अगर मतलब उनका फेज है एम्पलीट्यूड ऑन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट करता है तो। अच्छा, और इसकी एग्जांपल मसलन हम इस तरह से देख सकते हैं कि अब चूँकि हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसीज़ की, तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास इनपुट है इस तरह से, तो अगर हम उसको अपने कॉन्वोल्यूशन, सॉरी यहाँ पे किया आना चाहिए, कॉन्वोल्यूशन वाले एक्सप्रेशन में प्लग इन करें तो वो कुछ बन जाएगी इस तरह से। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स ऑफ एच ऑफ के मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ एन माइनस के एज्यूम किया। अब ई रिश्वा जियो मेगा एन जो है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, बिकॉज समेशन जो है वो के वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट कर रही है। इसको हम समेशन से बाहर ला सकते हैं। और ये हमारे पास बाकी मानदा इक्वेशन, ठीक है, उसमें अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो ये हमारे पास इनपुट, ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास बाकी के एच ऑफ के को हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया इससे, और हमारे पास ये जो फैक्टर बना इसको हम ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसे पिछली वाली ट्रांसपेरेंसी में देखा था। ठीक है, और ये जो हमारे पास ए जी टू जे ओमेगा है, दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम इसके मैग्नीट्यूड, ठीक है, और
फेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और चूंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन इंफॉर्मेशन जो होती है ना उसमें जनरली नहीं, देर आर ऑलवेज टू प्लॉट्स या दो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को कन्वर्ट करने के बाद चाहिए होती हैं या जिनसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, और वो यही है मैग्नीट्यूड ऑफ फेज। मैग्नीट्यूड ऑफ फेज, ये दोनों इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में होंगी तो हमें सिग्नल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, अब आगे 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली ये सारा का सारा सिस्टम काम करता कैसे है। अच्छा, मसलन सबसे पहले हम अज़्यूम करेंगे कि हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हमें सिर्फ ये बेसिक एग्जांपल है। इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो साइनोसॉइडल इनपुट्स के साथ आउटपुट कैसे निकाली जा सकती है। अच्छा, अब एच ऑफ एन हमारे पास है ये, ठीक है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास इनपुट ये हो तो हम आउटपुट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करना है वो ये है कि एच ऑफ एन को एच ई रिस्ट बाय जी ओमेगा में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और अभी पहले तो मैं उसका एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, वरना इसको इसके भी टेबल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं और वहाँ से हम इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो बनता है ना, अगर आप इसको देखो तो माइनस जी ओमेगा, इसको इकट्ठा करके अगर हम लिख लें तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है और हमारे पास इसका क्लोज फॉर्म आंसर बनता है वो ये बनता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एच डिस्टर्ब बाय जी ओमेगा। अगर अब इनपुट हमारे पास ये हो तो अब इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने एक्चुअली अपने ट्रांसफ़र फ़ंक्शन को अब सॉरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, ट्रांसफ़र फ़ंक्शन नहीं, ट्रांसफ़र फ़ंक्शन एच ऑफ ज़ी को बोलते हैं। अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इवैल्यूएट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? हम इस तरह से करेंगे ई रेज़ टू पावर जे पाई बाय 2 ऑफ एच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 ई रेज़ टू पावर माइनस जे पाई बाय 2। ठीक है, अब इसका थोड़ा-सा मैं यहाँ पे मज़ीद इसको खोल के लिख देती हूँ ताकि आपको ये पहली दफ़ा करना आ जाए। कॉस पाई बाय 2 माइनस जे साइन पाई बाय 2। ठीक है, ये जो आयलर आइडेंटिटी है इसको हम लोगों ने खोल के यहाँ पे लिख लिया और इसका जब आप आंसर लिखोगे तो इसका आंसर आएगा, अब आपको ये देख के पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हमेशा। ठीक है, इट इज़ -29 -26.6 डिग्रीज। ठीक है, 0.8944 और -26.6 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि मुझे पता है कि मेरी इनपुट एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, यानी कि ये एक क्या है, आइगन फंक्शन है। अच्छा, आइगन फंक्शन है जो उसका मतलब ये है कि आउटपुट इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म। अगर आइगन फंक्शन ना होता तो फिर मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकती थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज इनपुट एक आइगन फंक्शन है। अच्छा, अब इनपुट ये थी, सही है, और ये जो हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स सॉरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वैल्यूएट होके आया है यानी कि आइगन वैल्यू। ठीक है, दैट इज 0.8944 ई रेज़ टू पावर जे -26.6, ये मेरे पास आइगन वैल्यू है, यानी कि आइगन फंक्शन इवेल्युएटेड एट दिस फ्रीक्वेंसी 5/2। अच्छा, अब होगा यूँ कि अब इस आइगन वैल्यू ने क्या इस पे फ़र्क डाला? वो ये कि मेरे इनपुट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होके मुझे मिलेगा आउटपुट पे। पहले वो 1 के साथ, मतलब जो मैंने इनपुट पे दिया था इस सिग्नल को, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 था। लेकिन यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 0.8944 और इसका फ़ेज़ 0 था। लेकिन आउटपुट पे जब ये फ्रीक्वेंसी अपीयर हुई इस चेंज होके ये हो चुका है। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट मिलेगी।
अच्छा, अगर एक बस छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि अगर इनपुट इंस्टेड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, अगर इनपुट यहाँ पे होती cos पाई बाई 2n, तो हमारे पास आउटपुट क्या आती? यहाँ पर आउटपुट आती। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें एक बात और है, वो ये कि अगर अभी तो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया कि मेरे पास एच ऑफ एन अवेलेबल है। लेट सपोज कि मेरे पास एच ऑफ एन अवेलेबल होने की बजाय सिस्टम इक्वेशन हो। सिस्टम इक्वेशन का मतलब ये है कि मेरे पास y of n minus a y of n minus 1 is equal to b x of n, ये चीज़ हो अगर, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2 है। इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस वाले एग्जांपल में मेरे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स अवेलेबल था, मैंने उस इम्पल्स रिस्पॉन्स को लेकर सवाल सॉल्व किया, लेकिन मेरे पास पॉसिबल है कि डिफरेंस इक्वेशन हो, ठीक है। तो डिफरेंस इक्वेशन अगर मेरे पास है तो पहले तो मैं अगर इसके ऊपर इसका अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना चाहूँ तो वो जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके क्या निकलेगा, y of z divided by x of z is equal to uh, b divided by 1 minus a z इनवर्स, ठीक है। ये मेरे पास निकलेगा इसका ट्रांसफर फंक्शन, और विच इज इक्वल टू ऑफ कोर्स h of z, और यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस तरह से, बिकॉज वी नो दैट ट्रांसफर फंक्शन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दे बोथ आर इक्विवेलेंट एट r इज इक्वल टू 1, तो इट इज टू इजी को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स अवेलेबल है तो मैं उसको यहाँ पर ठहरे मैंने दिखा भी देती हूँ आपको। अगर मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स अवेलेबल है तो उसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसे निकालेंगे। अगर मेरे पास सिस्टम इक्वेशन अवेलेबल है तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। और आगे फिर हमारे मतलब उसका कैलकुलेशंस जो है वो सिंपली हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर छोटा सा एक्सप्रेशन लिखती हूँ, उसको आप लोग ट्राई करना। y ऑफ n मेरे पास है x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 10, मतलब जो डिफरेंस इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, और उसको अगर इनपुट दी जाए cos pi बाय 10n प्लस 3 साइन तो आपने निकालना है कि आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। जो मेरे पास आउटपुट है उसको मैं लिख देती हूँ, और आप लोग प्लीज़ इसको अपने पास चेक भी करना। मेरे पास आउटपुट ये आ रही है, ठीक है। आप इसको प्लीज़ को वेरीफाई करना कि ये आउटपुट है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो हम उसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कंप्यूट करके गिवन आइगन फंक्शंस के ऊपर किस तरह से ये टेक्निक लगा सकते हैं। अच्छा, अब जो इसमें एक और चीज़ समझने वाली है ना, वो ये है कि जैसे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, कि DTFS जब सीखा था तो वो इस तरह से सीखा था कि यहाँ पर पीरियोडिक सिग्नल्स की दो तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। जैसे कि e⁻j5 π/3n, ये इक्वेशन की फॉर्म में एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन है, तो हमें यहाँ से उसका DTFS कंप्यूट करना आता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि उसकी वहाँ पर कोई फिगर अवेलेबल हो सच दैट के
ये सिग्नल, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर उसके ऊपर ETFS अप्लाई करके सीखा था कि इस फिगर को हम इक्वेशंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हमें जब एक दफ़ा इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया तो वहाँ से आगे हमें उसके जो सी ऑफ केस हैं, कोफिशिएंट्स, वो मिल जाते हैं। अब ये केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अभी तक तो हमें ये जो आइगन फंक्शंस गिवन थे ये इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन थे और यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल रहे थे आंसर। अब ये भी हो सकता है कि जो पीरियोडिक सिग्नल हमारे पास हो वो कोई फिगर की फॉर्म में अवेलेबल हो, ठीक है। अब उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो ये कि हम लोगों ने जो अवेलेबल हमारे पास एक्स ऑफ एन है वन अपॉन एन, जो एक्स ऑफ एन हमारे पास जिसकी डायग्राम अवेलेबल है उससे हम सी ऑफ केस निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम इक्वेशन अवेलेबल है, हो सकता है हमारे पास सिस्टम इक्वेशन अवेलेबल हो, ये भी हो सकता है कि हमारे पास सिंपल रिस्पॉन्स अवेलेबल हो, उससे हम अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने करना यूँ है कि वो जो इनपुट के कंपोनेंट्स हैं, इनपुट के कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो सी ऑफ ज़ीरो आएगा, ठीक है। सी ऑफ ज़ीरो का मतलब ये है कि जो डीसी कंपोनेंट है उसके ऊपर हम ई रेज़्ड पावर जे ज़ीरो वैल्यूएट करेंगे। इसी तरह से जो सी वन आएगा वो कॉरस्पॉन्ड करेगा एक फ्रीक्वेंसी को, जिसको हम कह सकते हैं ओमेगा वन इज़ इक्वल टू 2 पाई/n, और इसके थ्रू हम एवेल्यूएट करेंगे अपने ट्रांसफ़र फंक्शन, अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को। इसी तरह से C2 बेसिकली कॉरस्पॉन्ड करता है, या C2 एम्पलीट्यूड है एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम एवेल्यूएट करेंगे अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को, और अप टिल के हम पहुंच जाएं बिल्कुल लास्ट कोफिशिएंट के ऊपर, ठीक है, विच विल बी एक्स ऑफ एन माइनस वन। और ये कंप्यूटेशन उसके ऊपर भी होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं उन सारे अच्छा ये मैंने सिर्फ नाम फोर्स उनके रखे हुए हैं, जो हमारे पास मतलब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल जिसमें जिसका पीरियड कैपिटल एन हो, उसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये बात हमें पता है। अच्छा, अब ये जो सी नॉट सी वन है ना, इनका इटसेल्फ कैलकुलेशंस में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अब यहाँ पे इनको लिखने का मकसद ये है कि सी वन बेसिकली एक ऐसा एम्पलीट्यूड है जो कि ओमेगा वन जो फ्रीक्वेंसी है उसका ये एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन एच ई रेज़्ड पावर जे ओमेगा वन कंप्यूट करने में सी वन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसमें इसका जो भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें ओमेगा वन को हम प्लग इन करेंगे और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो है मतलब इस स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने ये किया कि जितने भी हमारे पास इनपुट पर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है उन सबको बारी-बारी एच ई रेज़्ड पावर जे ओमेगा के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्लग इन करना है, और वहाँ से हमारे पास वो फिर उतने नंबर ऑफ यानी कि कैपिटल एन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 4 ये होगा कि जैसे मेरे पास अगर जो एज, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी C0, मुझे अब यहाँ पे x लिख लेना चाहिए ताकि ये डिफ्रेंशिएट ना हो, दैट वुड बी इक्वलेंट टू C0 ऑफ y। इसी तरह से मेरे पास ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक मौजूद है जो ओमेगा वन को प्लग इन करके आया था। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस एम्पलीट्यूड के साथ और वो कॉरस्पॉन्ड करेगा इसको, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशंस में करती जाऊँगी टिल आई रीच दिस फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, एंड आई विल गेट द लास्ट एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट ओवर हेयर। और फिर इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड अप करके मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इस तरह का सवाल जो है ना वो आपको मैंने एग्जाम्पल में भी दी, वो सॉरी असाइनमेंट में भी दिया है, और यहाँ पर हम उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एटलीस्ट इस प्रोसेस से गुजरना आ जाए। ठीक है, मेरे पास एक इनपुट है, इनपुट सिग्नल जो कि पीरियोडिक है, और मैं उसका सिर्फ फ़िलहाल एक ही साइकिल बना रही हूँ। अच्छा ये हाफ एम्पलीट्यूड का है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है 1 और इसका एम्पलीट्यूड है 0.5 और बाकी दो सैम्पल्स की वैल्यू है 0। मेरे पास जो सिस्टम इक्वेशन है जिसमें जिसको इनपुट पर ये सिग्नल देना है, वो ये है। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप ये है कि हम इसके ऊपर DTFS अप्लाई करेंगे। मैं जो DTFS अप्लाई करने के बाद जो कोफिशिएंट्स आते हैं मैं उनकी वैल्यूज़ लिख रही हूँ। चूँकि 4 कंपोनेंट्स हैं तो मेरे पास 4 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक हो गया, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो अच्छा इससे पहले जस्ट टू क्लैरिफाई मैं लिखना चाह रही हूँ यहाँ पर इनपुट का एक्सप्रेशन। ठीक है, इस इनपुट सिग्नल को अगर हमने इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2π/4n 2π/4 इंटू 2n 2π/4 इंटू 3n। तो ये इस इक्वेशन में अगर आप n की मुख्तलिफ वैल्यूज डाल के प्लॉट करें तो आपके पास ये वाला प्लॉट आएगा। ठीक है, अच्छा पहला पार्ट हमारे पास हो गया जहाँ पे हम लोगों ने इनपुट के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स या उसके एम्पलीट्यूड कंपोनेंट्स निकाल लिए। दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि जो सिस्टम इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है उससे हम ट्रांसफ़र फंक्शन और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखें जो कि लिखा जाएगा इस तरह से। और तीसरा स्टेप ये है कि हम इनपुट की इनपुट फ्रीक्वेंसीज़ की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को वैल्यूएट करें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ लिख देती हूँ और आप इसको वेरीफाई करना। ठीक हो गया, हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ बेसिकली आ जाती हैं इम्पल्स रिस्पांस यानी कि आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, और फोर्थ स्टेप अब होगा आउटपुट निकालने के लिए। तो वहाँ पे जो C0 ऑफ y आएगा वो आएगा 1.3 इंटू 0.3
0.375, ठीक है। इसी तरह से और C3 भी, हाँ बस यही आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इनपुट की सॉरी आउटपुट की फाइनल इक्वेशन लिखना चाहें तो अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको बेसिकली रेडियंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इनको डिग्रीज में लिखा हुआ है, जो थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन अप टू यू। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल इनपुट पे हो जो कि हमें इक्वेशंस की फॉर्म में गिवन नहीं है, फिगर की फॉर्म में गिवन है, तो फिर हम इन सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरते हुए अपनी इवेंचुअल आउटपुट तक पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, और हेमिसेट्स में यहाँ पर ये वाली बात कहना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास इंस्टेड इनपुट एक ए पीरियोडिक सिग्नल हो, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म निकलेगा हम उसको, क्योंकि भी तो हम लोगों ने DTFS निकाल के कंप्यूटेशंस किए ना, हम एक्स ऑफ एन के ट्रांसफॉर्म को एक्स ई टू j ओमेगा कहेंगे, जो कि एक किसी ए पीरियोडिक सिग्नल को बिलोंग करेगा, और उस ट्रांसफॉर्म को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि अब इसको मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इवेल्यूएट नहीं किया जाएगा, बिकॉज एक्स ई टू j ओमेगा में अब -पाई से लेकर पाई तक इन्फिनिट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो अब एच ई टू j ओमेगा को डिस्क्रीटली या एक एक करके फ्रिक्वेंसीज पे कंप्यूट नहीं किया जाएगा। अब सिंपली इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके ये जो हमें फिर इसको बेसिकली फिर वाई ऑफ एन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको वाई ऑफ एन में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमारे पास अवेलेबल है वो ये वाला है, ठीक है। और जो दूसरा एक्सप्रेशन अवेलेबल है वो ये है कि हम इसके ऊपर अप्लाई करें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, और फिर हम उसको इस तरह से इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया, इस फॉर्म में ले आए कि जहाँ हमारे पास टेबुलर हेल्प अवेलेबल हो, हम मुख्तलिफ अवेलेबल कंपोनेंट जो वापस आए हैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के बाद, उसको हम फिर मतलब टाइम डोमेन सिग्नल्स में कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ओके, हम लोगों ने चैप्टर 5 का स्टार्ट यहाँ पर किया। चैप्टर 5 को हम लोगों ने इसमें ये सीखा है बेसिकली अभी तक कि हमारे पास अगर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो उससे हम किस तरह से अपने इनपुट को एनालाइज करना हम लोगों ने सीख लिया है। इनपुट के को टाइम डोमेन अगर इन्फॉर्मेशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन इन्फॉर्मेशन निकालना सीखी, एंड वाइस वर्सा चैप्टर नंबर 4 में उस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया चैप्टर नंबर 5 में, और हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करके सिग्नल्स को सिस्टम्स की आउटपुट निकाली जा सकती है। अच्छा, यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह करेंगे, हम 5.2 शुरू करेंगे अब जी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।